देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की। ये टॉपिक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ भूमिका को पहले समझेंगे हम लोग कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। और पिछले समयों से लगभग हर 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर में ये टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए इस टॉपिक की महत्व तो पूछना ही नहीं है। ठीक ठाक प्रश्न ऑलवेज पूछे जाते रहे हैं। तो लगभग आज की क्लास में हम लोग जो समझने का प्रयास करेंगे, आखिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ये समझेंगे। आखिर इसकी नीड क्यों है? क्योंकि आपको बता दें कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान के बनते समय एंटी डिफेक्शन लॉ प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई चीजें हमारे संविधान में नहीं थी। दूसरा ये चीज है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या हिस्ट्री रहा है, इसके लाने का उद्देश्य क्या रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीजें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और लास्ट हम लोग यहां पर कि कंक्लूजन निकालेंगे, क्रक्स निकालेंगे इंडिया के संदर्भ में और दुनिया के संदर्भ में कि क्या भारत के साथ साथ दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण देश, जैसे आप अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, इन सारे देशों में क्या इस प्रकार का कोई कानून है? अगर कोई कानून है तो क्या उसको वैलिड माना जाता है? इन सारी चीजों को हम लोगों को पड़ताल करना है इस क्लास में। और एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहां पर एराइज होता है कि क्या इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ जो चीजें सोच कर लाया गया, क्या उस थॉट को वह आज के समय में यह लॉ फुलफिल कर रहा है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें, आप लोगों ने एक केस का नाम सुना होगा, किहोतो होलोहान, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर का क्या रोल होता है, इन सारी चीजों को हम लोग इस आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर देखिए, एंटी डिफेक्शन अगर देखा जाए तो इसका हिंदी जो होता है उसको बोलते हैं दल बदल। अब दल का मतलब क्या है? आप किसी भी अगर पार्टी में हैं और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर आप चले जाते हैं तो उसको कहा जाएगा कि आप दल बदल कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि सर आखिर दल बदल कर रहा है तो कर रहा है, करने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी भी कुछ समस्याएं हैं। समस्या से पहले कुछ इतिहास पर प्रकाश डालते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लगभग आप देखेंगे कि 1952 में आपके फर्स्ट इलेक्शन होते हैं और 1952 में कांग्रेस मेजोरिटी में थी सेंटर में और कांग्रेस की ही सरकार बनी। और लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 1964 तक, 1964 ये टाइमलाइन क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी का टाइम। क्या चीजें पता है? लगभग 1964-65 का एक ऐसा दौर जिसमें 2 ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे की बात करें हम लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ये 2 बड़े नेता भारत को छोड़ चले थे। अब जब भी कोई बड़ा लीडर का पद रिक्त होता है तो उस पद को फुलफिल करने की समस्या उठती है। समझ रहे हैं चीजें? आखिर उस पद को कौन भरे और उस लायक कौन है जिसको उस पद पर बिठाया जाए। उस समय कांग्रेस के
अध्यक्ष हुआ करते थे, अगर शायद आप लोगों को नाम पता हो, कमराज साहब, कमराज नाम था। और कमराज कांग्रेस के अध्यक्ष होने के पहले तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सेंटर को चुना और सेंटर में ही लगभग कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुए। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 1965 और 67 का एक माहौल, जो लगभग पीएम को लेकर के बात विवाद उत्पन्न होने लगे कि किसको पीएम बनाया जाए, तो उस समय एक सबसे जो एक लीडर उभर रहे थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई, MRD इसको लिखते हैं, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई अगर देखा जाए एक नैतिकता के एंगल से, तो नैतिकता के एंगल से ये मोरारजी देसाई सच में ये प्राइम मिनिस्टर के योग थे, क्योंकि इससे पहले वो आप जो लगभग आप देखेंगे 1961 से पहले महाराष्ट्र और आपका गुजरात कंबाइन था, तो लगभग उसके वो सीएम रह चुके थे, उनका अनुभव भी था पॉलिटिक्स में। लेकिन ये कमराज साहब थोड़ा सा इनका झुकाव जो था वह नेहरू फैमिली की तरफ था और इनका ध्यान इंदिरा गांधी की तरफ था। कुछ ऐसी कहानी घटी, पूरी कहानी पर नहीं जाएंगे, मैं मल्टीपल टाइम आपको पूरी कहानी बता चुका हूं किस किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। अगर हम लोग पढ़े तो फिर हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ से दूसरे लॉ की तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो लगभग कुछ ऐसी घटनाएं घटी और इसमें ज्यादा फोकस कर दिया गया इंदिरा गांधी को लेकर के। बाद में मोरारजी देसाई को बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट भी दिए गए, लेकिन मोरारजी देसाई फाइनली खुश नहीं थे। बाद में समस्या उत्पन्न हो रहा था, चीजें कुछ हो रही थी, जिसको लेकर के आने वाले समय में जो कांग्रेस था वह कांग्रेस आपका दो भागों में बट गया। एक को बोलते हैं कांग्रेस आर, एक को बोलते थे कांग्रेस ओ। ठीक है, इस पर हम नहीं जाएंगे। आसान भाषा में अगर यहां पर समझा जाए तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो था वह थोड़ा सा मजबूत होने के कंपेयर में अब थोड़ा सा वह वीक हो रहा था, और 1952 के इलेक्शन के मुकाबले अब यहां पर छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टी होती है वो स्मॉल पार्टी अब उभरना शुरू हो गई थी। अब पार्टी उभरेगी, लोगों का दूसरे पार्टी की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आने वाले समय में उसकी भी सरकार बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है, कयास लगाए जा सकते हैं, ये चीजें हो सकती है। तो लगभग आप देखेंगे कि 1967 के बाद जो सेंटर की जो गवर्नमेंट बनने की बात हुई, मेजोरिटी में न रह करके अब कोलेशन की जरूरत पड़ने लगा। कोलेशन किसको बोलते हैं? गठबंधन की। अब गठ ऐसे मानते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में कुछ ऐसे समझते हैं चीजों को, एग्जाम्पल ऐसे मानते हैं, जैसे लोकसभा की अगर टोटल सीट 552 है, तो मेजोरिटी का मतलब ये हो गया कि इसका 552/2 + 1, यानी आसान भाषा में कहें तो 50% + 1। जिस भी पार्टी को अगर सीट मिल जाए तो उसको हम कहेंगे कि हाँ वो मेजोरिटी में है। तो लगभग अगर 552 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 200, एक जोड़ के या हाँ, तो 277। अगर जिस भी पार्टी को 277 अगर MP है तो उसको माना जाएगा कि हाँ ये गवर्नमेंट मेजोरिटी में। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि 100 आपको बीजेपी को मिल जाए, 100 आपके कांग्रेस को मिल जाए, मान लीजिए कि 100 आपके JDU को मिल जाए, 100 मान लीजिए कि RJD को मिल जाए। अब इसमें दिमाग मत लगाइएगा, बस उदाहरण समझाने के लिए चीज बता रहे हैं कि MP के लिए नेशनल पार्टी लड़ेगी कि स्टेट पार्टी लड़ेगी, उसकी बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, बस आपको एक समझाने के लिए एक डेटा बता रहा हूं। ये सब चीजें आपके क्लास में समझाया जा चुका है। और मान लेते हैं कि 100 पार्टी, किसको एक और पार्टी मान लेते हैं, कौन सा? आपको ले लीजिए,
ठीक है, लगभग कितने हो गए? 500। और एक और पार्टी मान लेते हैं, कितना हो गया? 52। क्या मान ले? अन्य क्यों माने? बस अच्छा चलिए, डीआईएम के चलिए, एक एआईडीएमके भी है, छोड़िए। अब यहां पर अब कोई तो यहां दिख ही नहीं रहा है, कौन सरकार बनाएगा? अगर दो से ज्यादा अगर कोई पार्टी मिल करके अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करे तो उसको हम कोलेशन की सरकार कहते हैं, राइट, यानी गठबंधन की सरकार कहते हैं। इस प्रकार की चीजें 1952 के इलेक्शन में नहीं थी, क्योंकि एक ही आदमी इतना मेजोरिटी में आता था कि वही आगे आगे तेजी के साथ चल रहा होता था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हुए और उस कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इस प्रकार के सिचुएशन डेवलप हुए। अब मान लेते हैं कि ऐसे कि 3 लोग मिल गए और 3 लोगों ने मिलकर के गवर्नमेंट बना लिया, तो इनके अब 3 लोग मिले तो 300 हो गया इनके पास। अब यहां पर आते हैं, इनके पास 252 हो गए। सरकार का टाइम ऑफ पीरियड कितना है? 5 ईयर। सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन देखा गया कि कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन थी। ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के रूप में मान रहे हैं। इस बीजेपी ने अपना ही ज्यादा लीडर सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए कि सबके तो एमपी ही है ना, और एमपी में जो मंत्री का जो पोस्ट दिया गया है सबसे ज्यादा दिया गया है कांग्रेस वाले को। ये देख रहे थे आरजेडी वाले। आरजेडी वाले ने कहा कांग्रेस से कि भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे 20 एमएलए को मंत्री बना देंगे। ये सोचे बात तो सही कह रहा है। अब इसमें से क्या किए कि ये इसमें आ गए थे। ये कितना हो गया? +100, 352। अब इनकी सरकार गिर गई और 352। अगर मान लीजिए कि ये 5 साल में 2 साल सरकार चली है, तो 2 साल के बाद ये चीजें गिरी, तो 3 साल के लिए लो हो गए। चलिए मान लेते हैं अभी 6 महीना ये काम कर रहे थे, 6 मंथ ये काम कर ही रहे थे, तब तक बीजेपी ने एक और नया खेल खेला। उसने आपको बोला कि भाई आप मेरे पास आ जाइए, आप यहां पर चले आए, फिर सरकार गिर गई। कुछ समझ रहे हैं चीजें? इस प्रकार की चीज समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई। क्या कुछ हिस्ट्री समझ में आ रहा है? क्या चीज है कोलेशन की सरकार, क्या है ये समझ में आ रहा है? पहले क्या थी, चीजें क्लियर है। अब एक छोटा सा हिस्ट्री यहीं पर बताते हैं कि कुछ ये चीजें चरम सीमा पर कब पहुंचा। एक हरियाणा के एमएलए थे। हरियाणा पता है ना कहां है? इंडिया में ही है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। हरियाणा के एक एमएलए थे जिसको आप लोग क्या कहते हैं, विधायक जी, जिनका नाम था गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। वहां की एक लोकल पार्टी है हरियाणा की, यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस। देखिए कहानी हुआ क्या था। लगभग ये डेटा बताते हैं आपके कि लगभग ये गयालाल लगभग 15 डेज में 4 बार पार्टी बदल ली है। कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां। समझ रहे हैं ना? जा रहे थे, अब जिसके तरफ जा रहे थे उसका पलड़ा भारी हो जा रहा था। अब दूसरा वाला टेंशन में आ जा रहा था, अब उनको ज्यादा प्रलोभन दे रहा था। अब इनका नाम हो गया आया राम गया राम। समझ रहे हैं ना? आया राम गया राम की वजह से अब समस्या ज्यादा बेहतर होने लगी। इसको लेकर के आप देखेंगे कि लगभग 1967 में 1967 में आया राम गया राम को कहानी को देख करके
एक वाईबी चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। क्यों शैलेश जी आप नहीं लिख रहे हैं क्या? अच्छा वो सत्य लिख ले, पहले भी लिखे दोबारा भी लिखेंगे अपना लिख रहे हैं अपना जान। अच्छा समझना जरूरी है, अब वीडियो से उसका नोट्स बना लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये वाईबी चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई और इनसे पूछा गया कि भाई आया राम गाया राम वाला कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कुछ विचार दीजिए, कुछ नेक विचार दीजिए। हाँ जी बदलो, कुछ नेक विचार दीजिए। इन्होंने कहा कि एक सरकार को एक जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित एक लॉ लेकर के आना पड़ेगा। आप जान करके हैरत में पड़ जाएंगे कि जितने जल्दीबाजी के साथ एक कमेटी का गठन किया गया उतना ही खूबसूरती के साथ इनके रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं माना गया? कहानी क्या था? 1967 के बाद की कहानी आपको बताई है? कहाँ है जी मोटूलाल? 67 में इमरजेंसी लग रही थी, का चार्जर बेच रहे थे उस समय। हाँ लेकिन स्टेबल नहीं थी, परेशानी थी, स्ट्रेस में थे। और सर उसमें आप देखेंगे प्रीवी पर्स वाला मामला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26, 25, प्रीवी पर्स वाला जो मामला था, बैंक को नेशनलाइजेशन करने की जो बात चल रही थी और उसको काउंटर कर रहे थे मोरारजी देसाई, और इंदिरा गांधी बहुत ऐसे काम कर रही थी जो मोरारजी देसाई से कितने बार उन्होंने पूछा ही नहीं। तो आपको जैसे आपको पता ही है कि जैसे आप ही का दोस्त बिना बताए कुछ काम कर लेता है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, समझ रहे हैं ना? अभी जो सर अभी कार्ड वाला बात बता रहे थे ना प्रारंभ में, वो कि इंजीनियरिंग में कैसे करते हैं बच्चे, वही कहानी यहां पर थी। तो इसको लेकर के लगभग वाईबी चौहान ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको लाइटली ली सरकार। लाइटली नहीं कह सकते हैं क्योंकि सरकार एक पूर्ण तरीका से स्टेबल थी ही नहीं। अगर स्टेबल होगी तब इस पर विचार करेगी। तो इसको लेकर के मामला पेंडिंग रह गया, अब सब चीज चल रहा था। आगे की कहानी क्या है? लगभग 1971 में आपको पता है वार हो जाता है, किसके साथ? पाकिस्तान, बांग्लादेश बन जाता है। 1975 में 1972 में इलेक्शन क्या बोलते हैं 1972 में इलेक्शन होने वाले थे और 1971 में ही इलेक्शन करा लिए गए। क्यों करा लिए गए पता ही है आप लोगों को? क्योंकि जब सरकार कुछ बड़ा काम करती है तो प्रयास करती है कि पहले कुछ कर लो, क्या पता कि 1 साल के बाद हमारी उतनी छवि रहे कि नहीं, जल्दी जल्दी करा लो। तो करा लिए भाई, जीत भी गए। लेकिन यहां पर कुछ लफड़ा हो गया था बरेली में। पूरी आपकी कहानी मैंने बताया है क्लास में, इमरजेंसी वाली। और उसके बाद 1975 में आपके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया 1977 तक, 75 से 77 के बीच में। क्या है इमरजेंसी? इसकी कोई पड़ताल हम यहां नहीं करेंगे। लगभग अगर यहां इमरजेंसी लगी, उसके बाद 1977 के बाद 1977 से 1979 के लिए एक जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी, और वही जनता पार्टी आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी बनेगी। अब यहां पर इसके जो पीएम बने थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई, अभी हम कुछ देर पहले इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। तो मोरारजी देसाई तो बन गए यहां पे, लेकिन सरकार मात्र 2 साल ही चली। क्यों चली? क्योंकि इनके लगभग 76 एमपी कांग्रेस की तरफ चले गए और अचानक से सरकार गिर गई। जबकि आपको पता हो कि मोरारजी देसाई की सरकार जो 2 साल के लिए बनी थी, ये ज्यादा प्रयास ये कर रही थी कि इमरजेंसी के समय में अगर संविधान के साथ जो भी उलटफेर हो रहा है उस पर वो पड़ताल कर रही थी। अगर मान के चलिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है,
और उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी चीज को आप इतना आसानी से नहीं आसान बना सकते जितना मान लीजिए कि लगभग 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो काम किया गया था, अचानक से पूरे प्रावधान को आप नहीं पलट सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को लग रहा होगा सर, नायक मूवी हम सर देख रहे थे तो उसमें अनिल कपूर ने जो एक दिन में जो काम किया है और बाद में जो मेन सीएम है वो जब आते हैं तो बात बोलते हैं कि एक हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे और जितना उसने काम किया है सब उलट दिए जाएंगे। भाई वो रियल लाइफ है, रियल समझते हैं ना, वही रियल लाइफ जो आज के लोग देख 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 कर चेंज नहीं, अपना रिश्ते ही खराब कर ले रहे हैं। रील देखते हैं वही एटीट्यूड अपने अंदर लाते हैं। तो वही कहानी, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। तो लगभग ये मोरारजी देसाई की सरकार प्रयास कर रही थी और उसमें से 76 एमपी को प्रलोभन दिया गया, खींच लिया गया, सरकार गिर गई। फिर 1980 के समय में फिर एक बार एंट्री करती है आयरन लेडी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी लगभग 1984 तक रहती हैं और 1984 में उनका असैसिनेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? असैसिनेट उनका। उसकी भी लंबी कहानी थी, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, भिंडेरवाला की कहानी है, कभी करेंगे चर्चा हम लोगों ने, शायद कम लोगों ने किया भी है, कभी नहीं किए हैं तो करेंगे भविष्य में। भिंडेरवाला की कहानी, उससे सिख लोग बहुत परेशान थे और इनको कहानी खत्म कर दी गई। 1985 में इंदिरा गांधी के कब्र पर अपना एक नॉन एक्सपीरियंस आदमी राजीव गांधी एंट्री लेते हैं और अपनी मां का फेस दिखा करके इलेक्शन में जीतते हैं। लेकिन आने के बाद इनके समय में कुछ अजीब अजीब इंसिडेंट होते हैं, जैसे शाहबानो मामला, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लोगों का वोट कंसीडर करने के लिए लगभग उन्होंने तलाक संबंधी कुछ मुद्दे, यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ा है मेरे द्वारा बनाया गया, उसको देख सकते हैं। लगभग उन्होंने थोड़ा सा मुस्लिम लोगों का फेवर कर लिया, जिससे आज के समय में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस से मुस्लिम लोग कुछ ज्यादा अटैच हैं। आप देखिएगा कि जो तलाक को लेकर के जो कानून बनाए गए थे उसका नाम जरा सा पढ़िएगा, और क्या वह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए जस्टिस था? सबसे बड़ा सवाल। और उसके जो मेल पर्सन थे उन्होंने समझा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, हमारे लिए इंसाफ है, लेकिन एग्जैक्टली वो महिलाओं के लिए इंसाफ था नहीं। क्या चीज समझ में आ रहा है? जिसको आगे चल करके आप देखेंगे कि ट्रिपल तलाक का जो मामला आया था उसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया है जब आर्टिकल 25 पढ़ रहे थे। और लगभग जब आए तो इन्होंने दो काम पर ज्यादा फोकस किया। एक तो इन्होंने काम किया अपना वोट कंसीडर करने के लिए कि पहले वोट देने का राइट 21 वर्ष था, इसको इन्होंने घटा करके 18 ईयर कर दिया। और दूसरा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए और इसमें शेड्यूल 10 ऐड किया, अनुसूची 10, जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। पीछे से बंद कीजिए दरवाजा। यानी कहने का मतलब यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आई। ये थी छोटी सी बैकग्राउंड। मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें पूरे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे एक बैकग्राउंड के रूप में। आगे चलें। यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। बोर्ड को इरेज कर दिया जाए, किसमें कुछ लिखना है? अजी पीछे पतलू, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए, क्या गुफ्तगू हो रहा है? कुछ बताइए।
बोर्ड अच्छा से मिटक नहीं रहा है आजकल। क्या हो गया सत्या? चलिए अब आगे देखते हैं कहानी क्या है। सबसे पहला एक सवाल जो है आपको, जो आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ की क्या जरूरत पड़ी। हम लोगों ने कुछ इंडेक्स बनाए थे, हिस्ट्री को हमने समझ लिया, अब नीड समझते हैं कि आखिर आवश्यकता क्या थी। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर हर 6 महीना या 7 महीना या आया राम गया राम की कहानी से आपको क्या समझने को मिलता है, आप यही ना कहेंगे कि हर 6 महीना, साल भर, 1 साल के अंदर में सरकार गिर जाएगी। इससे क्या क्रक्स निकलता है कि सरकार स्टेबल नहीं रहेगी। जब सरकार स्टेबल रहेगी तभी तो एक बड़ा काम करेगी। तो पहला तो ये चीजें दिख रहा है कि सरकार स्टेबल नहीं रहेगी। दूसरा कंडीशन, बार बार इलेक्शन होंगे तो बार बार खर्च होंगे। इतना पैसे कहां से आएंगे? आप 5 साल पर इलेक्शन कराइए, समझ रहे हैं, या 3 साल पर। जैसे मान लीजिए कि ठीक है आपने दल बदल किया लेकिन किसी का गठबंधन ही नहीं बने तो नया इलेक्शन कराए जाएंगे। ठीक है आपने गठबंधन कर लिया तो ठीक है दूसरी कंडीशन डेवलप हो गई। लेकिन अगर कोलेशन नहीं बना तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे। तीसरी कंडीशन है कि लोगों की ट्रस्ट में कमी होगी। अभी बिहार में क्या हुआ है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब जेडीयू आरजेडी के साथ था तो आरजेडी जेडीयू की तारीफ कर रहा था, लेकिन आज जेडीयू बीजेपी के साथ है तो आरजेडी जेडीयू को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सारे पार्टी जितने लोग हैं वो लाभ आधारित हैं। चाहे बीजेपी के ही लोग जब जेडीयू आरजेडी के संदर्भ में था तो जेडीयू को क्या कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। लेकिन आज के समय में जब जेडीयू बीजेपी के साथ है तो जेडीयू की तारीफ कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर नीतीश कुमार को कोई अगर सीएम के रूप में अगर देखना चाह रहा था, यानी एक बड़ी आबादी ये चाह रही है कि उनका कोलेशन आरजेडी के साथ हो या उनका कोलेशन जो गठबंधन हो वो किसके साथ हो, अब बीजेपी के साथ हो, तो जनता का एक अपना एक वे होता है, वो चाहती है कि आपसे आप इसी पार्टी के साथ जुड़ के रहें, क्योंकि उस पार्टी की कुछ ना कुछ विचारधारा होती है और उस विचारधारा से लोग क्या होता है, इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे ही आप लोगों के उस विचारधारा से हटते हैं और उनकी अगेंस्ट जाके दूसरी पार्टी को आप ज्वाइन करते हैं, लोगों के विश्वास में कमी होती है। और जब लोगों के विश्वास में कमी होगी, इसका मतलब है कि लोगों को नेता लोगों पर विश्वास कम होना, और नेता से आपका जुड़ाव है किस चीज से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आप सरकार से क्या होंगे, नाखुश हो जाएंगे। यानी जब सरकार से नाखुश होंगे तो हम लोग एक सिलेबस कर रहे हैं गवर्नेंस, कल हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, और सरकार एक शब्द ऑलवेज बोलती है, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। इसकी हम लोग लगभग पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, इसी शब्द की पड़ताल कर रहे हैं। उस चीज को यहां जोड़िए। जब आप जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज क्रिस्टल क्लियर होंगे। क्या चीज समझ में आ रहा है? तो एक लोगों की क्या होगी, ट्रस्ट में कमी होगी। और सबसे बड़ा बात, करप्शन चरम सीमा पर बढ़ेगा। क्यों करप्शन चरम सीमा पर बढ़ेगा? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई पार्टी का एमएलए दूसरे पार्टी में जा रहा है और उसको एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि अगर आप मेरे पार्टी में आए मैं आपको मंत्री बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि आप एमएलए इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपके हित जनता के हित में ना होकर के आपका अपना पर्सनल हित है। तो जो आप कसमें खाते हैं मंत्री बनने के बाद या एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते। तो इस प्रकार की चीजों को लेकर के 1985 में बात है 1952 का,
1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। सॉरी। और भारत के संविधान में एक नई शेड्यूल ऐड किए गए जिसको हम बोलते हैं 10th शेड्यूल। और इस 10th शेड्यूल को ही नाम दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ किसको पनिश करेगा? 2 लोगों को। सर 3 लोगों को नहीं, 2 लोग मतलब 2 डिपार्टमेंट, एक एमएलए और एक एमपी। एमएलए का संबंध किससे है? स्टेट से, और इसका संबंध है सेंटर से। यानी इसको आप कह सकते हैं किस चीज को? विधायक, विधानमंडल से, लेजिस्लेटिव असेंबली से, और इसका पार्लियामेंट से। ये डिसाइड करते हैं सीएम, ये डिसाइड करते हैं पीएम। तो सोचिए कि अगर ये लोगों ने इधर उधर किया तो पीएम बदल गए, ये लोग इधर उधर किए तो सीएम बदल गए। हेलो मोटो, शैलेश पटेल की नई मोबाइल और आते ही कॉल आ गया आज। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। चले तो लगभग अब हम यहां पर बात करेंगे इसमें क्या क्या बातें कहा गया है। अब जानना जरूरी भी है कि कौन लोगों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये है, एक शब्द में अगर कहूं तो अगर आपके ऊपर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ, आप उस दिन एमएलए नहीं रहेंगे। सर क्या रहेंगे? जो घर पर थे, जो पहले थे। सर अगर हम डीएम बनना चाहते हैं, सर आप कह रहे हैं कि हम डीएम नहीं रहे तो क्या थे? तो जैसे थे पहले, जैसे आज हैं, डीएम नहीं रहेंगे वैसे ही आज की तरह हो जाएंगे। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? वो है प्रावधान, आगे बता रहे हैं, एक एक करके नहीं चलेंगे कि क्या? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टेड की। इलेक्टेड में कौन है? कि जो लोगों ने चुनाव जीता है, लोगों को डायरेक्ट वोट दिया गया है और वो लोग चुनाव जीत करके आए हैं, उन पर कौन कौन से ऐसे सिचुएशन होंगे जब उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, इंसान इन द सेंस एमपी एमएलए है, वह मान लीजिए कि वह बीजेपी में है और वह इंडिविजुअल स्तर पर अकेले निकल करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, यहां पर लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला कंडीशन, जब आप पार्टी क्या करते हैं? बदलते हैं, तो पार्टी बदलने के दौरान आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, आप उस दिन से एमएलए नहीं रहे। तो क्या सर पार्टी के मेंबर रहे? जी। किसके? जहां गए हैं वहां के लिए। दूसरा चीज है, अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे कि सर केवल बीजेपी का नाम क्यों लिख रहे हैं, चलो कांग्रेस का लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कांग्रेस में हैं, पीछे बंद करो ना, पीछे गेट, थोड़ा सा कॉमन सेंस सारे लोग रख लिया करो। इसको बोलते हैं आईक्यू कितना है आपके अंदर। पर एक होता है कि आप खुद से कितना दिमाग चला पाते हैं, और एक होता है कि कोई बताए तब कितना दिमाग आप चला पाते हैं। समझ में आ रहा है? अब कहने का मतलब है कि जैसे आप कांग्रेस के मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, यहां पर कंफ्यूजन होता है। आप कांग्रेस के मेंबर हैं, लेकिन आप कांग्रेस में रहते हुए इनडायरेक्टली तौर पर इसको वीक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी में आप डायरेक्टली नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में रहते हुए आप पार्टी को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तब आप पे क्या किया जा सकता है? एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर मानते हैं कि आप इसी पार्टी में हैं, कांग्रेस में ही हैं, और जिसमें वोट होता है ना, वोट समझते हैं, जैसे बजट पेश हुआ,
अविश्वास प्रस्ताव आया, विश्वास प्रस्ताव आया, तो आप जिस पार्टी में हैं तो उस पार्टी की तरह से आपको ऐसे बजाना होता है, ठक 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 हाथ उठाना पड़ता है। तो आप अपने पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जिस दिन अगर आप चले गए, आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएंगे। क्या चीजें क्लियर हो गया? क्लियर? मान लेते हैं उदाहरण के रूप में एक और होता है कंडीशन, चले, जिसे आप एमपी हैं या एमएलए हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा यहां पे, और आप कांग्रेस के एमपी एमएलए थे, कांग्रेस ने अपने पार्टी से ही आपको निकाल दिया, जबकि आपकी एमपी और एमएलए है। अब पार्टी आपको निकाल दी तो क्या एमपी एमएलए आप हैं या नहीं, पहले ये बताइए आप। बड़ा सवाल अपने आप में। आप अपने पोजीशन पर रहेंगे लेकिन आप पार्टी में नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर जैसे ही ज्वाइन किए आप इससे भी हाथ धो लेंगे, वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ काम करेगा। तो ये था इलेक्टेड मेंबर लोगों का, जो लोग डायरेक्ट चुनाव लड़ते हैं, जैसे आपके डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, चनपटिया के उमाकांत सिंह जी हैं, ये लोग क्या है, इलेक्टेड मेंबर हैं। इन दोनों पर ये चीजें अप्लाई हो सकती है। अगर इस प्रकार के अगर वो काम करते हैं तब उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाजी मुंड्रो, कोई डाउट आपको? मैम पीछे शैलेश जी, मोटू बदलू, क्लियर है? चलिए, चलिए अब बात करते हैं इलेक्टेड में ही एक होते हैं जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल समझते हैं? निर्दलीय, जिसको इंडिपेंडेंट, मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है, निर्दलीय, उस पर क्या कौन से नियम लागू होंगे? जैसे अगर मैं कहूं तो लगभग पिछला वाला जो एमएलए का इलेक्शन हुआ उसमें चनपटिया से मनीष कश्यप जी इलेक्शन लड़े थे, और वो क्या लड़े थे? निर्दलीय लड़े थे, वो किसी की पार्टी से नहीं थे। अगर मान लीजिए कि अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट होकर के इलेक्शन लड़ रहा है और लड़ने के बाद वह जीत भी जाता है, लेकिन जीतने के बाद आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे ही आपने अगर पार्टी ज्वाइन किया, आपकी एमएलए या एमपी की कंडीशन खत्म हो जाएगी। कब ज्वाइन करेंगे इसके अलग प्रावधान है, कुछ टाइम ड्यूरेशन दिए गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बंदगी नहीं है। क्या चीजें क्लियर है? एक आप लोगों ने सुना होगा नॉमिनेटेड, हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे थे, इसको बोलते हैं मनोनीत। क्या सर, मन से मनोनीत का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? विशेष शाखा अगर आप विज्ञान, चिकित्सा या किसी में कला साहित्य। अरे इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो? हाँ, ये आंसर हुआ, जिसका इलेक्शन चुनाव नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, उसको जनता नहीं चुनती है, समझ रहे हैं ना। जैसे स्टेट में आप देखेंगे गवर्नर साहब और केंद्र में राष्ट्रपति कर लेते हैं, आप लोग इससे वाकिफ होंगे, मनोनीत कर लेते हैं। अब मान लीजिए एक किसको ले लें, चलिए जयप्रदा जी का नाम ले लेते हैं। एक हम बचपन में थे तो एक क्वेश्चन पूछ लिया करता था, बहुत सारे लोग मजाक में पूछते थे, वो कौन सी ऐसी पर्दा है जिसको लगाया नहीं जाता?
बाद में पता चला कि तो जय पर्दा की बात कर रहे थे, तो फिर बाद में हमको समझ में सही में ये पर्दा को कैसे लगाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो सही से नहीं, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि जैसे जय पर्दा जी को ही ले लीजिए, जेपी। अब जयप्रकाश नारायण न समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये जो जय पर्दा जी हैं, जय पर्दा जी को मान लीजिए कि ये एमपी बनी, तो लगभग 6 माह के अंदर में ही अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। अगर 6 महीना के बाद अगर किसी पार्टी को अगर आप ज्वाइन किए तो आप आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो लगभग ये 3 कंडीशन है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के। चौथा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद, ऐसे समझते हैं, अपवाद मान लीजिए इसको। एक नई कहानी चल रही है कुछ दिनों से, और कहीं ना कहीं इन्हीं कहानी की वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ भारत में थोड़ा सा सरदर्द बना हुआ है। एंटी डिफेक्शन तो चल है, लेकिन इसका वो लोग निदान खोज लिए हैं। इसे बंद करो जी। इसको बोलते हैं मर्जर। बंद करो, पीछे जाकर के खुला है गेट। हाँ, इसको देखते हैं मर्जर की क्या कहानी है, इस चीज को समझा जाए। इसको थोड़ा सा उदाहरण से पहले समझते हैं, एक छोटी सी। चलिए कुछ एक उदाहरण से समझते हैं इस मर्जर की कहानी को। एक कहावत आप लोगों ने सुना ही होगा कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका सलूशन निकाल ही लिया जाता है। आप कितना हो स्ट्रिक्ट लॉ बना लें, उसको तोड़ने का कुछ ना कुछ जुगाड़ होता ही है। आप कितना हो अच्छे सब चीज बना लें, चोरी करने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। कहानी कुछ ऐसे समझते हैं। चलिए इधर देखिए, बिहार से ही इस चीज को समझते हैं। बिहार का एक उदाहरण हम ऐसे समझते हैं, जैसे बिहार की कुछ पार्टियों के यहां पर नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जेडीयू, आरजेडी, और यहां पर मतलब अच्छी पार्टी है, बीजेपी भी अपना काम कर रही है यहाँ पे। मतलब ये लोग मेजोरिटी में ही ना है, 3 लोग ज्यादा जो वो करता है। मान लीजिए कि इन लोगों के, इनके पास 50 लोग हों, इनके पास 50 लोग हों, और इनके पास 50 लोग हों। लेकिन इस 50 में से 30 एमएलए को ये लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो एंटी डिफेक्शन लॉ का एक प्रावधान ये था कि इस टोटल सीट का, टोटल सीट नहीं, जितने इसके एमएलए जिस उतना होंगे, मतलब जेडीयू के पास जितने एमएलए होंगे उस समय, उस टोटल का अगर 1/3 अगर किसी दूसरे पार्टी में चले जाए तो उन पर एंटी डिफेक्शन काम नहीं करेगा। एक नहीं, 1/3। जैसे मान लीजिए कि अगर जेडीयू में 30 मेंबर हैं, 30 एमएलए हैं, उस 30 एमएलए का अगर 1/3 अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएंगे? 10। अगर ये 10 लोग एक साथ आरजेडी में जाए तब उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा। इसका भी खूब धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा। अब सारे लोग क्या करते थे, एक पहले आयाराम गयाराम अकेले जाता था, अब 10 लोगों लेकर जा रहा है। समझ रहे हैं ना? अब पहले एक लोग जाते थे तो थोड़ा सा ठीक था, अब 1/3 लेकर के दौड़ रहे थे, अब और परेशानी बढ़ रही थी। इसको लेकर के 2003 का समय आता है, हर टाइप से लोग, मतलब चोरी की हद है, जहां करो खोज लेते हैं। 2003 की बात करें तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इसमें 2 काम किया गया। अब आपको समझ में आएगा कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया गया।
पहला ये कर दिया गया कि जो विधानमंडल होगी, विधानमंडल में जितने टोटल एमएलए की सीट होगी उस टोटल सीट का 15% ही मिनिस्टर बनेंगे। क्यों किया गया? क्योंकि जो आप प्रलोभन दे रहे थे ना, अधिकतम 15% ही सीट रहेगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि कभी 20%, 30%, 40% तक क्या हो जा रहा था, नेता लोगों की संख्या, वो मंत्री लोगों की संख्या बढ़ रहा था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया और सेट कर दिया गया भाई, जे टोटल सीट का 15% से ज्यादा मंत्री होंगे ही नहीं। पहला यही काम कर दिया गया कहां पे? सेंटर में। तो सेंटर में भी जितनी लोकसभा की सीट है ना, उस टोटल यानी इस 552 का 15% ही क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं। और एक मजे की बात, जो पहले जो 1/3 था, इसका कंडीशन बदल दिया गया, वो 2/3 कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले मान लीजिए कि 30 लोगों में से 1/3 करते थे, तो अगर 10 लोग आयाराम गायाराम कर रहे थे, अब 30 का 2/3 करना पड़ेगा। यानी अब 20 लोग चाहेंगे और 20 लोग अगर जाएंगे तब एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा। क्या चीज समझ में आ रहा है? तो अभी के समय में एक नई कहानी चल रही है जिसको बोलते हैं मर्जर। इसी को बोलते हैं मर्जर। और मर्जर इसको लेते हैं हम एक्सेप्शनल केस में। तो इस प्रकार की चीजें अभी हो रही है। अभी विवाद क्या है, मामला क्या है, लफड़ा क्या है? अब ये 2/3 वाला, चाहे इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जिस पर लागू होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? रूलिंग पार्टी का। अब तो कहेंगे सर तब इसमें तो लफड़ा लग रहा है। हाँ लफड़ा है। जैसे मान लेते हैं, इधर ध्यान से समझिएगा खूब अच्छे से, यही करप्स है, यही यूपीएससी है। कहां? यहां पे सर? नहीं, जो सर बताएंगे उसमें। सर पीटी कैसे करें? यही समस्या है ना? ठीक है, उस पर भी विचार करेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं सेंटर का। सेंटर में मान लेते हैं कि बीजेपी के पास 200 सीट है और इन्होंने जेडीयू के साथ गठबंधन किया, तो मान लीजिए कि 50 उसका भी सीट है। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने डीएमके से मतलब कोलेशन किया, तो मान लीजिए कि 50 उनका भी है। अभी 4 लोग मिल करके मान लीजिए कि एनडीए कहलाने लगे। बहुत सारे पार्टी है, ये जरूरी नहीं कि यही है, इसमें बहुत सारे हैं। तो उल्टा लिख दिएगा, हाँ एनडीए। अब एनडीए निर्माण किया और इन्होंने अपना एक सरकार बना लिया। मान लेते हैं कि डीएमके एनडीए से निकल गया और यूपीए का मान लेते हैं कोई पार्टी जो यूपीए से संबंधित है, और इसमें का 40 मेंबर या 50 मेंबर गठबंधन कर लिया चुपके से। किसके साथ? एनडीए के साथ। अभी तो आ गए एनडीए में। अब इन पर एंटी डिफेक्शन लागू होगा मर्जर के अकॉर्डिंग। ये डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर किसका है? एनडीए का। अब इस 40 लोगों पर स्पीकर अपना फैसला ही नहीं दे रहा है, ये देगा तब इस पर इन लोगों का एंटी डिफेक्शन लागू होगा। अब कहानी होती है कि जब सरकार जब गिरती है ना, तब स्पीकर बोलते हैं कि हाँ यहां एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अब बताइए, सरकार है ही नहीं, कान बहुत बार ऐसा देखा गया है। ये सबसे विडंबना है। यहां यूपीएससी आपसे सवाल करेगा। क्या चीज समझ में आ रहा है? यानी यही लफड़ा 1993, अभी आप देखेंगे कि 2000 का बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया मणिपुर के स्पीकर को कि भाई तुम पहले क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो।
पहले क्लियर करो कि तुम्हारे जो दल बदल हो रहे हैं, तुम आप डायरेक्ट उस पर दल बदल के तहत उन पर चार्ज क्यों नहीं लगा रहे हो, साइलेंट हो जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पार्टी की सरकार की बात है। यानी उनमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रह जाता है। किसमें? स्पीकर में। अगर 1992-93 का किहोतो होलोवान केस की अगर हम बात करें, तो किहोतो होलोवान के केस में बोला गया था कि लगभग जो स्पीकर जो होंगे और स्पीकर जो फैसला दिया है, खासकर सेंटर के केस में एमपी और स्टेट के एमएलए पर जो भी फैसला लिए एंटी डिफेक्शन को लेकर के, वह एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा। उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों? इनकी नैतिकता को देखते हुए। क्या चीजें समझ में आया? तो ये सब चीजें, तो इस प्रकार की चीजें जो हो रही है, ये प्रावधान है। अब थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार के इंसिडेंट कहां कहां हो चुके हैं? मणिपुर, बिहार, महाराष्ट्र में हो चुका है, तो इस प्रकार गोवा में हो चुका है, हाँ कर्नाटका में हो चुका है। इतने प्रकार के इंसिडेंट हो चुके हैं और ये 2-3 सालों की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोलेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मान लीजिए कि आपने, जैसे हम आरजेडी की ही बात करें, अब आरजेडी जो मेन काम करती है एमओआई ग्रुप पर काम करती है। पता है आप लोगों को एमओआई ग्रुप? तो एमओआई ग्रुप के लोगों की एक अपनी मानसिकता है, बीजेपी काम करती है, मतलब इनकी अपनी एक एजेंडा है उन पर। अब मान लीजिए कि बीजेपी आरजेडी के साथ अगर गठबंधन करे तो एमओआई लोग नाखुश हो जाएंगे। यानी लीडर किसी को गाली नहीं देता, समझिए इस चीज को। जैसे अभी के समय में आप देखेंगे कास्ट सेंसस हुआ था, 14% यादव जी लोग हो गए थे। देख रहे थे कैसे कैसे वो लोग बात बोल रहे थे। वो लीडर नहीं बोलेगा, लेकिन लीडर की वजह से नेता, जो नेता है, नेता की वजह से जनता बोल रही होती है। क्या चीज समझ में आ रहा है? तो लगभग हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि दुनिया के देश, जो हमने लिखा था कि दुनिया में एंटी डिफेक्शन लॉ टाइप है कि नहीं अदर देशों में, और उनमें किस प्रकार के प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका में किस प्रकार की कहानियां हैं। अगर अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका में लगभग 1947 से 1994 के बीच वहां पर लगभग ड्यूल पार्टी सिस्टम है। कोई किसी को पता है कौन ड्यूल पार्टी सिस्टम? मतलब 2 पार्टी ही, एक का नाम है डेमोक्रेटिक और एक का नाम है रिपब्लिक। 1947 तक डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ज्यादा बोलबाला था, लेकिन 1947 से लेकर के 1994 का इतिहास ये बताता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुत सारा चीज रिपब्लिक की तरफ मूव हुआ। यानी एक तरीका से देखा जाए तो रिपब्लिक की तरफ ज्यादा बोलबाला प्रारंभ हो गया। लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद वहां पर इस प्रकार के कोई कानून लेकर के नहीं आए गए। आपको जान करके हैरत होगी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोई अगर रिपब्लिक का है, अगर वह रिपब्लिक के अगेंस्ट में जाकर के डेमोक्रेटिक के फेवर में अगर वोट करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का हाउस से निकाले जाने या उनकी हाउस की सदस्यता निष्कासित करने की कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह हो जाती है वहां पे कि जो भी उनके पर्सनल डिसीजन होते हैं, जो पर्सनल, वो लगभग उसमें इस प्रकार के वो लोग हरकत करते ही नहीं है। इस प्रकार की चीजें हरकत होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमसे वो लोग ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, हमसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। अब हमारी लिटरेसी काउंट होती है किस चीज़ से? कि सिग्नेचर हो गया, एक एप्लीकेशन लिख लिए, यू आर द लिटरेट। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर हर एक पर्सन से आप मिलेंगे तो उस इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सन मिलेगा। अब यहाँ तो कहानी तो है नहीं, जब यहाँ पर जिस प्रकार बिहार में खेला हो रहा है, आपके कर्नाटक में हो रहा है, गोवा में हो रहा है,
मणिपुर में चीज़ें हो रही है, स्पीकर के रोल को लेकर के तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। लोग अपनी चीज़ों को समझते हैं, हमसे ज़्यादा होशियार हैं, हमसे बड़ा उनका लंबा समय से चल रहा उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस चीज़ को लेकर के आप ब्रिटेन में चले जाइए, ब्रिटेन में भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रावधान हैं अमेरिका की तरह। लेकिन आप कुछ अपने देश के समान, जैसे केन्या हो गया, आपके अफ्रीका हो गया, इन सारे देशों में बहुत कड़े से कड़े कानून है। क्या क्या कानून है, थोड़ा सा मैं अभी गूगल के माध्यम से हेल्प लेकर के आपको ये चीजें बता देता हूं। जैसे बांग्लादेश में आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो संविधान है, उस संविधान का अनुच्छेद 70 स्पष्ट तौर पर यह बात बोलता है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में अगर जाकर के सम्मिलित होती है तो उसका जो भी हाउस का जो जिसे एक तरीका से देखा जाए ना, जो हाउस का जो मेंबरशिप होता है वह छीन ली जाती है। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 70। केन्या में आप जाएंगे तो बांग्लादेश के ही समान आप देखेंगे कि वहां का जो संविधान है, उस संविधान में एक अनुच्छेद 40 सिर्फ इसलिए ही बनाई गई है कि अगर किसी भी प्रकार का अगर दल बदल जैसी प्रावधान होते हैं तो उन पर, जिस तरह भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 40 से बताता है कि उन पर इस प्रकार के कानून काम करेंगे। सिंगापुर में चले जाइए, सिंगापुर में भी इस प्रकार के कानून है और उनके संविधान का आर्टिकल जो 46 है वह इस प्रकार के कानून की बात करता है। कनाडा में आप जाएंगे तो कनाडा का हाल यूके जैसा ही है। तो लगभग हम लोगों ने इस सेशन के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ को समझा, कुछ उदाहरण को भी समझा और दुनिया स्तर पर किस प्रकार की चीजें हो रही है इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। लास्ट में चलते चलते आप लोगों को इसका एक कुछ सलूशन अपने तरीका से बताने का प्रयास करता हूं कि इसके क्या सलूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी। और क्या किया जा सकता है, स्पीकर की भूमिका में सुधार लाने की जरूरत है। कुछ कमेटी बनाए जाए खास करके लेकर के जो अपना रिकमेंडेशन दे इस प्रकार के सिचुएशन को लेकर के, और उनके द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को लाइटली न लेकर के वेट के साथ लिया जाए। दूसरा यह है कि स्पीकर जो होना चाहिए वह किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार के किहोतो होलोहान केस में ये बोला गया कि जो स्पीकर अगर बोल दिए कि हाँ इस पर एंटी डिफेक्शन लागू होगा, इस पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, वह उनका फैसला लास्ट नहीं है, उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाए। तो रियल में जुडिशियल रिव्यू किया जाए, ये नहीं कि सिर्फ कहनी और कथनी में अंतर होता है। तो जिस प्रकार के सिर्फ एक पॉलिसी और सिर्फ एक प्रकार का जजमेंट ही ना दिया जाए, उस पर बाकायदा कार्य किए जाए। इस प्रकार से आप बहुत सारे सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इसको पूर्ण तैयारी के साथ आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।